नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, या यूं कहें कि इकोनॉमिक्स के उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखते हैं जो प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शाम को 7 बजे हमारी इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस सेशन होती है यूट्यूब पे, और वहीं आपको इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास देखने को मिलती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, अर्थात कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी पढ़ना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब तक आप थियरी कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं, और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। साथ ही साथ कंप्लीट मेरे द्वारा खुद की लिखी हुई नोट्स को मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलता है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। अगर इन सभी कंटेंट को ठीक तरीके से आप एप्लीकेशन पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और अगर जो बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिल रहा है। मतलब एक बार अगर जो आप कोर्स परचेज कर लेते हैं और इन फ्यूचर में भी कोई नई वैकेंसी आती है, उसके लिए भी पढ़ना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको नए बैच में ऐड कर दिया जाएगा। अलग से आपको फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का कोर्स वहाँ पे अवेलेबल होगा, उसको आप परचेज कर सकते हैं। या किसी भी इंक्वायरी के लिए ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में आपको टीआरई का बैच मिल जाएगा, बिहार में आपको सेट और बिट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे आपको। उत्तराखंड में लेक्चरर की क्लास मिल जाएगी, यूजीसी नेट की क्लास मिल जाएगी, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, डी भी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए भी आपको इकोनॉमिक्स का बैच मिल जाएगा। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, यथाशीघ्र आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में कम ग्रामीण आय का कारण है। जैसा कि आपको पता है कि भारत एक गाँव का देश है, और गाँव में रहने वाले लोगों की संख्या की गाँव में रहने वाले लोगों की आय की अगर जो बात करें, तो सामान्यतः यही देखने को मिलता है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की जो आय होती है वो निम्न होती है। अब निम्न आय होने के कारण क्या है, क्या हो सकती है भाई, चलिए बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, चलिए तो पढ़ते हैं। कृषि में कम निवेश, तो भाई बात बिल्कुल ठीक है। जब हम निवेश कम करेंगे, कृषि में हम निवेश कम करेंगे, तो ऐसी स्थिति में कृषि में उत्पादन कम होगा, और जब उत्पादन कम होगा तो हमें लाभ कम मिलेगा। उत्पादन कम होगा तो हमें लाभ कम मिलेगा, और अगर जो हमें लाभ कम मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी आय कम ही रहेगी। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, दूसरा स्टेटमेंट क्या है
कि प्राथमिक उत्पादों की कम कीमत, बिल्कुल ठीक है। आप देखते हैं कि जो किसान जिन फसलों का उत्पादन करते हैं उसकी कीमत क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसे आप मार्केट से अगर जो चावल खरीदेंगे ना, तो आपको 40 रुपये, 50 रुपया, 100 रुपया पर केजी के हिसाब से चावल मिलेगा। लेकिन जब एक किसान गेहूं का उत्पादन करता है और जब वो चावल बेचता है तो 20 रुपये, 30 रुपये, 25 रुपये ही उसे मिल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक उत्पादों की कीमत बहुत कम है। आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा भी आता है जब आलू 10 रुपया पर केजी मिलता है, प्याज 10 रुपया पर केजी मिलता है, कद्दू 10 रुपया पर केजी मिलता है ना। तो प्राथमिक उत्पादों की कम कीमत है, बात ये भी ठीक है। तो जितने लोग भी ए और बी दोनों बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में कम ग्रामीण आय का कारण है। तो कृषि में कम निवेश करेंगे तो उत्पादन कम होगा, लाभ कम होगा, लाभ कम होगा तो आय कम होगा। और दूसरा है प्राथमिक उत्पादों की कम कीमत, ऑप्शन नंबर ए। अगला, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बात हो रही है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ललिता जी, अर्चना जी, अभिषेक जी, प्रियम जी, सुनील जी, सुनीता जी, कैलाश जी, पिंटू जी, अनीता जी, सोनम कुमारी, पूनम कुमारी जी, छोटे लाल जी, इतने सारे लोग जुड़े हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब हम लोग रेगुलर मिलेंगे, ईच एंड एवरी डे मिलेंगे नए उत्साह और नए ऊर्जा के साथ। अब आप पुनः जुड़ जाइए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो डी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत हुई थी वो उस समय के जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा साहब, यशवंत सिन्हा साहब के समय में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1998 में हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत हुई थी उस समय जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा जी, यशवंत, ठीक है, यशवंत सिन्हा जी, ठीक है, यशवंत सिन्हा जी जो थे, इन्हीं के समय में क्या हुआ था कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी कि इसे 1988 में लॉन्च किया गया। नहीं, 1988 में लॉन्च नहीं किया गया था, 1998 में लॉन्च किया गया था। और इसके अंतर्गत किसानों को, अब ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था? तो सरकार का उद्देश्य ये था कि किसानों को आसानी से ऋण प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, किसानों को आसानी से क्या किया जाए? ऋण प्रोवाइड किया जाए। किसानों को आसानी से ऋण प्रोवाइड किया जाए। केवल वाणिज्यिक बैंक ही इसे लागू कर सकते हैं। नहीं भैया, ये भी बात गलत हो जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत आप, ऐसा नहीं है कि केवल वाणिज्यिक बैंक से ही ऋण ले सकते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो चलाया गया था 1998 में, उस समय जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा साहब थे, उन्होंने क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत इसलिए किया ताकि किसान अच्छी किस्म की बीज को बोने के लिए, किसान कृषि में यांत्रिकरण लाने के लिए, कि किसान उच्च क्वालिटी के कीटाणुनाशकों को के प्रयोग के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आराम से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में यशवंत सिन्हा जी के द्वारा किया गया था। और ये सभी प्रकार के बैंकों से आप जा करके, जितने भी भूमि विकास बैंक हैं या अन्य जितने भी बैंक हैं, उनसे आप ऋण ले सकते हैं। और क्यों ये शुरुआत किया गया इसका? इसलिए किया गया कि किसानों को ऋण मिल सके, क्योंकि किसान उच्च क्वालिटी के बीज का प्रयोग कर सकें, किसान रसायन और उर्वरक का प्रयोग कर सकें। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि सर जी ना तो एक ठीक होगा और ना ही दो ठीक होगा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ये केवल वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा ही लागू नहीं होता है, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों के माध्यम से भी किसान इसके तहत ऋण प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि किसान 3 लाख रुपए का कर्ज ले सकता है और इसका जो ब्याज दर होगा वो 4% होगा 1 वर्ष के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, लोहा एवं इस्पात उद्योग किसके निकट स्थापित किया जाए? चलिए, क्या उत्तर आएगा भाई? चलिए, कि
लोहा एवं इस्पात उद्योग किसके निकट स्थापित किया गया? अब ये बहुत आसान सी बात है। जैसे आपने देखा कि जब हमें आज़ादी मिली तो उस समय झारखंड में बहुत सारे उद्योग लगाए गए। ठीक है, झारखंड में बहुत सारे उद्योग लगाए गए। अगर जो कंपेयर करें उत्तर प्रदेश और बिहार के मामले में, तो झारखंड में कई सारे उद्योग धंधे लगाए गए। क्यों लगाए गए? क्योंकि झारखंड प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, वहां पे कच्चे माल की अधिकता है, वहां पे अभ्रक है, वहां पे लोहा है। झारखंड में क्या है? अभ्रक है। झारखंड में क्या है? झारखंड में लोहा है, झारखंड में कोयला है। ठीक है, कोयला है। ठीक है, तो जहां पे कच्चे माल सबसे ज्यादा मिलेंगे वहीं पे उद्योगों की स्थापना होगी। तो कच्चे माल अयस्क की उपलब्धता। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो लोहा एवं इस्पात उद्योग किसके निकट स्थापित किया जाएगा? तो कच्चे माल अयस्क की उपलब्धता से। तो देखिए, लोहा एवं इस्पात उद्योग वहीं पे लगाए जाएंगे जो क्षेत्र कच्चे माल के दृष्टिकोण से समृद्ध होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि आयोजन के आरंभिक चरण में औद्योगिकीकरण उपभोग वस्तुओं के पक्ष में होता है, न कि टिकाऊ वस्तुओं के उद्योग में। यह परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया? खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आराम से बताइए कि आयोजन के आरंभिक चरण में, जब सरकार आयोजन बनाती है तो उसके आरंभिक चरण में जो उद्योगों का विकास होता है, तो जब उद्योगों का विकास होता है तो उसमें उपभोग वस्तुओं की प्रचुरता देखने को मिलती है, लेकिन वहां पे टिकाऊ वस्तुएं देखने को नहीं मिलती है। ये बात किसने कही थी? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? चलिए ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कुजनेटर साहब, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कुजनेटर साहब ने कहा कि जब किसी देश में आयोजन के आरंभिक चरण होते हैं, ठीक है, तो उस देश में जो औद्योगिक विकास होता है वो उपभोग वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा करता है, टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन उतना नहीं करता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के विकास के आरंभिक चरण में जब किसी अर्थव्यवस्था में उद्योगों का विकास होता है तो इससे उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलता है, जबकि जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं इसके उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिलता है। ये बात किसने कही थी? कुजनेटर्स के द्वारा कहा गया था। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि मुक्त व्यापार द्वारा के पक्ष में आय का पुनर्वितरण किया जाता है। अब आपके पेपर में पूछा जाता है कि मुक्त व्यापार क्या होता है। ठीक है, तो मुक्त व्यापार का मतलब क्या होगा भाई? अब इसके लिए आपको स्टॉपलर सैमुअल्सन का थियरी पता होना चाहिए। मुक्त व्यापार के मुक्त व्यापार के संदर्भ में जो थियरी दिया गया था वो स्टॉपलर सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था। उसमें उन्होंने बहुत एक खूबसूरत सी बात कही थी। चलिए पहले आप कमेंट करके बताइए। देखिए, इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप थियरी जरूर पढ़ा करिए। एप्लीकेशन पे जितनी भी क्लासेस आपको करवाई जा रही है ठीक से पढ़िए, क्योंकि मैं कुछ भी एप्लीकेशन पे छोड़ता नहीं हूँ, बशर्ते जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं उसे आप ठीक से फॉलो करिए। ये सारे प्रश्न बच्चों के खेल हो जाएंगे, बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा, 1.5-2 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम का कोर्स वहाँ पे अवेलेबल होगा, उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। अगर जो वहाँ से डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो नीचे जो नंबर आ रहा है इस पर कॉल या मैसेज भी मुझे कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? काफी विविधता देखने को मिल रही है, ए बी ए बी ए बी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं कि उत्पादन का प्रचुर घटक, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। तो स्टॉपलर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टॉपलर सैमुअल्सन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि देखिए, जब अर्थव्यवस्था को मुक्त छोड़ दिया जाता है, अर्थात जब एक देश दूसरे देश में जाकर के व्यापार करे और दूसरा देश तीसरे देश में व्यापार करे, तो इससे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। जैसे अमेरिका का बाजार है तो अमेरिका के बाजार में चीन की भी वस्तु बिकेगी, भारत की भी बिकेगी।
या भारत का बाजार है तो भारत में चीन की भी वस्तु बिकती है, अमेरिका की वस्तु भी बिकती है, तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्ट की प्रचुरता हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक अर्थव्यवस्था जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार करता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, एक अर्थव्यवस्था जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार करता है उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे हमारी अर्थव्यवस्था भारत है, ठीक है, तो भारत क्या करता है? चीन से भी व्यापार करता है, अमेरिका से भी व्यापार करता है, इजराइल से भी व्यापार करता है, रूस से भी व्यापार करता है, जापान से भी व्यापार भारत करता है कि नहीं करता है? चलिए बताइए। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि ये होता है सर खुली हुई अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ये हो गया कि आप हमारे देश में आइए, हम आपके देश में जाकर के वस्तुओं और सेवाओं को बेचेंगे, इस पे सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार ना ही कोई कोटा निर्धारित करेगा, ना ही कोई प्रशुल्क निर्धारित करेगा। मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण होगा और एक देश दूसरे देश में जाकर के आसानी से व्यापार कर सकते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक प्रश्न आता है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो किसी भी दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ कोई भी वित्तीय संबंध न रखता हो, अर्थात ना ही आयात करता हो और ना ही निर्यात करता हो। उदाहरण आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, उन पे आप विचार कर लीजिए और विचार करके सही कूट का चयन करिए। क्या उत्तर आ रहा है बताइए भाई? कि मौसमी भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित होता है। क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ये ठीक है तो मौसमी भूखमरी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है। चलिए थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर ठीक है। तो बहुत बार मैंने बताया है कि एक होता है मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि आप मौसम के कारण बेरोजगार हो जाएं। जैसे कि मान लीजिए जहां आप रहते हैं वहां पे बरसात के मौसम में खूब ज्यादा बारिश हो जाए, तो जब खूब ज्यादा बारिश हो जाएगा तो आप फसल उपजा नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब कि महीने में वर्ष में जो 12 महीने होते हैं उसमें बरसात के मौसम में आप कोई फसल उत्पादित कर ही नहीं पा रहे। तो जो 6 महीना है उस 6 महीने में तो आप रोजगार प्राप्त किए हैं, ठीक है, वो आप किसी अन्य प्रकार की फसल को बो करके आप रोजगार प्राप्त किए हैं। लेकिन 6 महीने जैसे आप देखते हैं कि बिहार में कोसी नदी उफान पे आ जाती है, ठीक है, जो पश्चिमी चंपारण के भाग होते हैं वो सब क्या होते हैं, पानी में जलमग्न हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां के लोग 6 महीने किसी भी प्रकार का कोई भी उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या हो गए, वो मौसमी रूप से बेरोजगार हो गए। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होगा। एक सेकेंड देखते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि मौसमी भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित होता है। एक समय तब आता है जब आप उपजाते हैं फसल, एक समय तब आता है जब आप नहीं उपजाते। मौसमी भूखमरी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही होती है, बात बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि सर जी ए और आर दोनों ठीक है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्न में से कौन सी एक मुख्य विशेषता नहीं थी? स्वतंत्रता के समय जब हमें आजादी मिली उस समय हमारी अर्थव्यवस्था की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? यही प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए भाई बताइए क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सी बोल रहे हैं सभी लोग, सी बोल रहे हैं, सब सी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा।
भैया देखिए, जब हमें आज़ादी मिली थी ना, उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था। अंग्रेज हमें बहुत सालों से लूट रहे थे और वहीं दूसरी तरफ हम पाकिस्तान से क्या हुए, अलग हुए। तो खाद्यान्नों में हम आत्मनिर्भर नहीं थे। हमारी जो कुल जनसंख्या थी ना, उसके 50% से ऊपर लोग ऐसे थे जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे थे। उस समय भूखमरी बहुत ज़्यादा था, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, और ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री भारत का बनाया गया। सोचिए वो कितना विकट स्थिति होगा कि 200 साल राज करने के बाद अंग्रेज यहाँ से सब कुछ लूट करके लेके चले गए, और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। और उन्होंने उस समय, जब आप पंचवर्षीय योजना को पढ़ते हैं तो कितने खूबसूरत खूबसूरत योजना वो लेकर के आते हैं। और उस समय हमारे देश की स्थिति ऐसी थी कि किसी के पास खाने को था तो पहनने को नहीं था, किसी के पास पहनने को था तो खाने को नहीं था। तो ऐसी स्थिति में क्या थे हम लोग, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं थे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन एक नवीनीकरण संसाधन है? खूबसूरत सा प्रश्न है, कॉमन सेंस लगेगा इस प्रश्न में, कॉमन सेंस लगेगा इस प्रश्न में। चलिए भाई बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक नवीनीकरण संसाधन है? क्या उत्तर आ रहा है? नवीनीकरण संसाधन इसमें से कौन सा है? हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं। तो नवीनीकरण संसाधन ऐसे संसाधन होंगे जिससे वायु प्रदूषित ना हो, वायु प्रदूषण ना हो, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि तकनीकी का विकास हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए कि नवीनीकरण संसाधन का मतलब ये होता है कि हम ऐसे संसाधन अपना रहे हैं जिससे वायु प्रदूषण ना हो। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? तो इसके उदाहरण क्या होंगे? इसका उदाहरण क्या होगा? तो इसका उदाहरण सौर ऊर्जा होगा। जैसे आप देख रहे हैं ना, हमारी सरकार भी क्या कर रही है कि हमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। और विश्व की लगभग जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, सारी अर्थव्यवस्थाएं अब कोयला और पानी को छोड़ करके विद्युत का जो उत्पादन है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से वो कर रहे हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे सब गलत होंगे, और जितने ए बोलेंगे भूजल, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भूजल जो होता है उससे कोई प्रदूषण थोड़ी होता है। सो ऑप्शन नंबर ए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज्वार भाटा भी आता है। सो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्राकृतिक गैस से प्रदूषण नहीं होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि उच्चतम श्रेणी की सड़कें जो अधिकतर 6 लेन या इससे ऊपर की होती हैं कहलाती हैं। अब देखिए, संचार एवं परिवहन, उसके अंतर्गत ये टॉपिक बनता है। चलिए आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई, क्या उत्तर आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। सुंदरी जी, कैलाश जी, सुनील जी, प्रियम जी, नौशाद अली जी, पिंकी कुमारी जी, सर्वेश कुमार जी, रितु चौहान जी, सदानंद मिश्रा जी, राजन कुमार निगम जी, ठीक है, तस्नीम खान जी, सुनीता गुप्ता जी, सर्वेश कुमार जी, सभी लोग से निवेदन है वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? तो इसे बोला जाता है एक्सप्रेस वे। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? एक्सप्रेस वे। तो अगर जो आप कोई भी एक्सप्रेस वे देखेंगे ना, तो एक्सप्रेस वे जो होता है वो 6 लेन या इससे ज्यादा का होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेन का मतलब क्या होता है? जैसे आप जब कभी चढ़े होंगे एक्सप्रेस वे पे, कभी आप चढ़े होंगे या सड़क पे आप जाते होंगे, तो नॉर्मली दो लेन तो सभी लोग देखे ही होंगे कि एक तरफ से इधर से गाड़ियां जाती हैं, इधर से गाड़ियां आती हैं।
तो इसी प्रकार से जो 6 लेन या इससे ऊपर की सड़कें होती हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसवे बोलते हैं। अगला, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किन शहरों को जोड़ता है? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब हुई थी? कोई कमेंट करके बताए तो मजा आ जाए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जो शुरुआत होती है ये 1999 में होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, ये बार बार पूछा जाता है। चलिए, और ये भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है और ये किसको, 4 शहरों को टच करता है। ये 4 शहरों को टच करता है। किसको किसको? दिल्ली को टच करता है। ठीक है, दिल्ली को टच करता है, मुंबई को टच करता है, चेन्नई को टच करता है और कोलकाता को। ठीक है, चेन्नई और कोलकाता। कोलकाता। तो जितने लोग भी आपसे नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये भारत की सबसे लंबी योजना, सड़क योजना है और इसकी शुरुआत 1999 में होती है, जो 4 शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, कि मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था। मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था। किस पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया था कि हमें मानव संसाधन का विकास करना है? मानव संसाधन के विकास का मतलब ये होता है कि हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा दिया जाए, अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए, अच्छा परिवहन दिया जाए, ताकि वो लोग जब ज्यादा शिक्षित होंगे, ठीक है, ज्यादा स्वस्थ होंगे, तो वो ज्यादा उत्पादन में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। तो जब हमारे देश में मानव का विकास होगा तो इससे धीरे धीरे हमारे देश का आर्थिक विकास भी होगा। तो ये किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? ठीक है, तो मानव संसाधन विकास की बात जो की गई थी वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? सभी लोग कमेंट करके बताइए कि 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए। मूलर मॉडल पे आधारित थी। मूलर मॉडल पे आधारित थी। जैसे आप पढ़ते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेड डोमर मॉडल पे आधारित थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, उसी तरीके से 8वीं पंचवर्षीय योजना मूलर मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? मानव संसाधन का विकास करना, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में बेहतरी करना। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी ई बोलेंगे कि सर जी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना तो किसी में भी नहीं दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर ई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को के द्वारा लॉन्च किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अब जैसे ही 5वीं पंचवर्षीय योजना आती है, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें घूमनी चाहिए कि सर जी 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने दिया था। उसके बाद 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं डी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। डी क्यों बोल रहे हैं भाई? जितने भी डी बोल रहे हैं सब ठीक बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग सही बोल रहे हैं। डीपी धर कमेटी। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा लॉन्च हुआ था, तो डीपी धर कमेटी के द्वारा लॉन्च हुआ था। और याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेड डोमर मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल, तृतीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? और 8वीं पंचवर्षीय योजना मूलर मॉडल पे आधारित थी। हमने बता ही दिया। आप सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूं, तीसरा, चौथा और 7वां ये बता दीजिए। पहला हैरेड डोमर, दूसरा पीसी महालनोबिस, तीसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं, चौथा मैं आपसे पूछ रहा हूं, 5वां यहाँ पे डीपी धर आपने देख ही लिया।
छठा बता दीजिएगा, सातवां बता दीजिएगा, और फिर आठवां अभी हमने देखा ही, ठीक है, मूलर मॉडल। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि गरीबी हटाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? अभी तो कुछ देर पहले मैंने बताया कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। अगला प्रश्न है कि अल्प रोजगार का अर्थ क्या होता है? अल्प रोजगार का अर्थ क्या होता है भाई? अल्प रोजगार का अर्थ क्या होता है? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करिए और एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। अब फिर से आप लोगों की सारी क्लासेस रेगुलर होगी। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? ए, सी, काफी विविधता देखने को मिल रही है, काफी विविधता देखने को मिल रही है। क्या बोल रहे हैं भाई? सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हो। ठीक है, तो अल्प रोजगार का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति के पास कार्य करने की क्षमता बहुत है, लेकिन फिर भी वो अपनी क्षमता का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? अल्प रोजगार बोलेंगे। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। जैसे हम आपसे ये कहें कि आप 10 घंटा अपनी सर्विस दे सकते हैं, लेकिन आपको 10 घंटे का काम ही नहीं मिल रहा है, आपको 2 घंटे का काम मिल रहा है, इसका मतलब कि आप क्या है? आप अल्प रोजगार हैं। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार में होना क्या बताता है? चलिए भैया, अक्सर ये डिबेट का इशू होता है। चलिए बताइए कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार में होना क्या बताता है भाई? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, सो ऑप्शन नंबर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, आर्थिक पिछड़ापन, जब आर्थिक पिछड़ापन रहेगा, जब आर्थिक रूप से जो आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र होते हैं वहां पे क्या देखने को मिलता है? वहां पे लोग बहुत रूढ़िवादी किस्म के होते हैं, महिलाओं को घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं। ठीक है, तो आर्थिक रूप से पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन, बहुत लोग का ये मानना होता है कि नहीं भैया महिला है तो घर से बाहर जाकर के कार्य नहीं करेगी, तो ये दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल है। तो जितने लोग भी ए और बी दोनों बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक सेकेंड, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि, हाँ ठीक है, कि कार्यबल भागीदारी दर को परिभाषित किया जाता है। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करिए, इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कार्यबल भागीदारी दर को परिभाषित करता है। तो तुरंत आपको याद आना चाहिए कि, हाँ, क्या याद आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए कि 0 से 14 वर्ष, ठीक है। फिर आपको क्या याद आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए 15 से लेकर के 59 वर्ष, और फिर आपको याद आना चाहिए, फिर आपको क्या याद आना चाहिए? 60 प्लस, मतलब 60 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं। तो देखिए, 0 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं ना, वो सभी प्रकार के कार्य नहीं कर सकते हैं। उन्हें अगर जो कोई कल कारखाने में या जोखिम भरा हुआ कार्य करा रहा है तो ये गैर कानूनी है, क्योंकि उन्हें श्रम शक्ति के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर जो बालक या बालिका 14 वर्ष से कम का है तो उसे वो पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए अभी विकसित या दक्ष नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा होता है श्रम शक्ति, इसी को हम लोग श्रम शक्ति कहते हैं, जिसमें 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के लोग आते हैं। ठीक है, और ये सभी प्रकार के लीगल कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं। और तीसरा होता है 60 वर्ष से ऊपर, यहाँ पे रिटायरमेंट की बात होने लगती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं
कि कुल श्रम बल में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत की अगर जो बात करें तो वही लोग जो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक आते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर, इतने सारे लोग सी क्यों बोल रहे हैं भाई? इतने सारे लोग सी बोले हैं, इतने सारे लोग सी क्यों बोल रहे हैं? सब गलत कर दिए क्या? सी में क्या है भाई ऐसा? कुल जनसंख्या में से कार्यरत एवं बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत, ये थोड़ी होगा। ये क्या पूछ रहा है? ये कार्यबल भागीदारी दर की बात हो रही है। कार्यबल भागीदारी दर मतलब वो कौन से लोग हैं जो सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच के लोग होते हैं। तो कुल श्रम बल में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत, देखिए मैक्सिमम लोग इस प्रश्न को गलत कर दिए। अगला प्रश्न है कि भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई? चलिए भाई बताइए, इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन हो तो लिख लीजिएगा। भारत निर्माण योजना की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? ठीक है, चलिए 2-4 बातें यहाँ पे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछा जाता है, बार बार पूछा जा रहा है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, 16 दिसंबर 2005, 16 दिसंबर 2005, 16 दिसंबर 2005। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य क्या था? भारत निर्माण योजना चलाने के पीछे उद्देश्य क्या था? आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, आधारभूत सुविधा का विकास करना, आधारभूत सुविधा का विकास करना। और इसके 6 घटक हैं। इसके कितने घटक हैं? 6 घटक हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है ग्रामीण आवास, ग्रामीण आवास लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और नहीं अगर जो आपको पता होता है तो फिर पेपर में कोई क्लू नहीं मिल पाता है कि इसका उत्तर क्या होगा। ग्रामीण आवास, दूसरा है सिंचाई, दूसरा क्या है? सिंचाई है। तीसरा घटक इसमें कौन कौन सा शामिल किया गया है? तीसरा जो है वो पेयजल, पेयजल। चौथा है सड़क, सड़क। पांचवा इसमें आता है विद्युतीकरण, विद्युतीकरण। और छठा जो है वो है ग्रामीण दूरसंचार, ग्रामीण दूर संचार। आपके पेपर में प्रश्न कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि ये बताइए कि भारत निर्माण योजना का घटक कौन सा नहीं है। तो इसके लिए आपको ये 6 पॉइंट पता होने चाहिए। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि भारत निर्माण योजना की जो शुरुआत होती है वो होती है 16 दिसंबर 2005 को। उद्देश्य क्या था? आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। और इसके आधारभूत सुविधा के विकास करने के 6 घटक शामिल है, जिसमें ग्रामीण आवास, सिंचाई, पेयजल, सड़क, विद्युत और ग्रामीण दूरसंचार शामिल है। अगला कि अपना अपना खेत अपना काम, अपना खेत अपना काम यह मनरेगा के अंतर्गत नई योजना है और इसे इस राज्य में आरंभ किया गया। मनरेगा के तहत एक और कार्यक्रम चलाया गया, अपना खेत अपना काम। इसे किस राज्य में प्रारंभ करा गया आपको बताना है बेसिकली। क्या उत्तर आ रहा है भाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। तो याद रखिएगा कि अपना खेत अपना काम ये कार्यक्रम जो चलाया गया था वो मनरेगा के तहत ही चलाया गया था। और कहाँ चलाया गया था? तो राजस्थान में चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक सेकेंड एडजस्ट करना होगा। ये थोड़ा सा आराम से और ईमानदारी से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स की समझ बताएगा कि आपको इकोनॉमिक्स कितना अच्छे से आता है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? आराम से करिए, बताइए जो पूछा जा रहा है। तो क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी ठीक है बी बोल रहे हैं। तो देखिए, अगर जो हम आपसे ये कहें कि बेरोजगार का मतलब क्या होता है, अगर जो हम आपसे ये कहें
कि बेरोजगार का मतलब क्या होता है, बेरोजगार का को फार्मूले के रूप में आप लिख दीजिए। तो आप कहेंगे कि सर जी जो हमारी कुल श्रम शक्ति है ना, जो हमारी कुल श्रम शक्ति है उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कार्यबल को। ठीक है, तो हमको बेरोजगारी का स्तर पता चल जाएगा, कार्य बल। ठीक है, कार्यबल। ठीक है, और उसके बाद श्रम शक्ति इज इक्वल टू क्या होता है, श्रम शक्ति इज इक्वल टू क्या होता है, तो श्रम शक्ति इज इक्वल टू क्या होता है, कार्य बल प्लस बेरोजगार, कार्य बल प्लस बेरोजगार, बेरोजगार। ठीक है, इजी सी बात है, समझ लीजिए। अगर जो हम ये कहेंगे, अगर जो हम ये कहें, हाँ, अगर जो हम ये कहें कि श्रम शक्ति अर्थात 15 से लेके 59 वर्ष, 15 से लेके 59 वर्ष के बीच 100 लोग हैं। ठीक है, तो ये 100 लोग में से 50, मान लीजिए कि 60 लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार मिला है, लेकिन 40 लोग ऐसे भी तो होंगे जिनको रोजगार नहीं मिला है, अर्थात जो बेरोजगार हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी सही होगा सर, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। श्रम शक्ति इज इक्वल टू क्या होगा, कार्यबल माइनस बेरोजगार। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, उसमें 15 से लेके 59 वर्ष के बीच के जो लोग हैं वो 80 करोड़ हैं, 80 करोड़ हैं। अब इस 80 करोड़ में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको रोजगार मिला होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको रोजगार नहीं मिला होगा। तो मान लीजिए 80 करोड़ में से 40 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, तो 40 करोड़ लोग क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। सो इजी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या पूर्ण रोजगार की स्थिति में बेरोजगारी मौजूद होती है। खूबसूरत सा प्रश्न है, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की बात यहाँ पे हो रही है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, और आप लोग देखिए, अब ये ऐसे प्रश्न है ना कि एक बार थियरी पढ़ लेंगे तो फिर जिंदगी में कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं, और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत कंप्लीट कंटेंट कराया जा रहा है। जैसे कंप्लीट थियरी आपको पढ़ाई जा रही है, कंप्लीट आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें करवाई जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। अगर ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को आप ठीक से एप्लीकेशन पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो यार प्रश्न कहाँ से बनेगा, सब कुछ आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उसका कोर्स अवेलेबल हो गया एप्लीकेशन पे, वहां से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत कम समय में, ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, बहुत कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए, किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भाई, ठीक है। सॉरी, तो क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं सभी लोग। तो जितने भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि देखिए जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। अर्थात पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो प्राकृतिक संसाधन है और भौतिक संसाधन है, इनका पूर्ण रूप से प्रयोग करके हम उत्पादन को ऑलरेडी अधिकतम कर चुके हैं। अब इससे ज्यादा उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता है। जैसे प्राकृतिक संसाधन क्या हो गया, जैसे लकड़ी हो गया, जैसे कोयला हो गया, इस जो प्रकृति के द्वारा है वो प्राकृतिक संसाधन है। और भौतिक संसाधन मतलब जो श्रम है। तो अगर किसी अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक और भौतिक संसाधन दोनों का उच्चतम रूप से प्रयोग करके उत्पादन को अधिकतम किया जा चुका है, तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। और क्लासिकल अर्थशास्त्री इसी की बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो इन लोग की आलोचना कर देते हैं। किन्स साहब ये बात कहते हैं, किन्स साहब ये बात कहते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति बेरोजगारी की दशा में भी हो सकती है,
लेकिन क्लासिकल अर्थशास्त्री ऐसा नहीं मानते थे। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, कुजनेटस वक्र के संबंध दर्शाता है। कुजनेटस वक्र का संबंध दर्शाता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कुजनेटस वक्र की बात हो रही है। कुजनेटस वक्र में संबंध दर्शाता है। इजी सी बात है भाई, अगर जो आपने कुजनेटस वक्र को पढ़ा होता है तो ये पूछा जाता है कि कुजनेटस वक्र का आकार कैसा होता है, तो उल्टे यू आकार का होता है। उल्टे यू आकार का ये होता है, ठीक है। और ये आय विषमता को मापने की दो विधियां होती हैं, एक यहाँ पे कुजनेटस वक्र की बात हो रही है, सॉरी। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कुजनेटस वक्र की बात हो रही है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, कुजनेटस वक्र क्या बताता है? ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सर जी आय विषमता एवं आर्थिक विकास, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। और ये थियरी क्या हमें बताता है? ये थियरी ये बताता है कि जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था निम्न आय वाले कृषि समाज से, जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था निम्न आय वाले कृषि समाज से उच्च आय वाले औद्योगिक और फिर औद्योगिक समाज का विकास होता है, ये क्या होता है? आय असमानता में क्या देखने को मिलती है? विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि एक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण एक रोजगार वाला व्यक्ति अपना रोजगार खो करके बेरोजगार हो जाता है, यह किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाएगी? अच्छा सा प्रश्न है भाई, कि मान लीजिए मंदी आ जाता है। अब मंदी आने का मतलब क्या होता है? तो मंदी आने का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग अपने न्यूनतम बिंदु पे चली जाती है, मतलब लोग वस्तुओं की मांग करते ही नहीं है। जब वस्तुओं की मांग नहीं होगी तो एक उत्पादक उत्पादन क्यों करेगा, अर्थात पूर्ति भी अपने न्यूनतम बिंदु पे चली जाएगी। जैसे आपने देखा था ना कि कोविड के समय में बात हो रही थी, बहुत सारे लोग बता रहे थे कि वैश्विक मंदी के तरफ हम लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोविड के समय में सारे शॉपिंग मॉल बंद हो गए थे, तो बहुत सारे प्रोडक्ट की मांग अपने न्यूनतम बिंदु पे आ गए थे और पूर्ति भी अपने न्यूनतम बिंदु पे आ गया था, ठीक है। तो मांग और पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? मंदी कहेंगे। तो मांग अगर जो कम होगी तो पूर्ति कम होगी, और जब पूर्ति कम होगा तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग जो रोजगार में लगे थे अब उनका रोजगार छूट जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे आपने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे लोग जो रेस्टोरेंट में काम करते थे, बहुत रेपुटेटेड रेस्टोरेंट में काम करते थे, कोविड के समय में जब वो रेस्टोरेंट बंद हो गया तो वो लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये कहलाता है आपका चक्रीय बेरोजगारी। इसे हम क्या बोलेंगे? चक्रीय बेरोजगारी। एक प्रश्न और बताइएगा कि अगर एक व्यक्ति दूसरी जॉब या दूसरा काम ढूंढने के लिए अपनी पहली जॉब को छोड़ देता है तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपने बीटेक किया है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं नोएडा में ऑलरेडी, लेकिन आपको तो लगता है कि सरकारी नौकरियां बहुत अच्छा है, तो आप क्या करते हैं कि अपना इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं, आप चले आते हैं मास्टर बनने के लिए तैयारी करने लगते हैं। तो इस प्रकार से उत्पन्न बेरोजगारी को क्या बोलेंगे? सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न, कि एक ऐसी अवस्था जब मुद्रास्फीति की ऊंची दर एवं बेरोजगारी की अधिक दर एक साथ व्याप्त होती है तो उसे क्या बोलते हैं? ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है भाई, ठीक है। तो देखिए, जब अर्थव्यवस्था में एक तरफ मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई बढ़ रही होती है और वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा होता है कि बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है, बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है, तो इसे हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन या स्फीति गतिरोध, ठीक है। तो महंगाई, या आपके पेपर में ये भी दे सकता है कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है और
रोजगार में कमी आती है तो भी क्या होगा, स्थितिक गतिरोध अर्थात स्टैग्फ्लेशन ही होगा। अगला कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई? भारत में पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई भाई बताइए। चलिए कैलाश जी, नौशाद अली जी, रिंकू जी, एस.एन. मिश्रा जी, प्रियम जी, भगवंती जी, अनीता सैनी जी, शत्रुघ्न प्रसाद जी, पूनम गुप्ता जी, चंद्रजीत यादव जी, एस.एन. मिश्रा जी, पूजा यादव जी, सुनीता गुप्ता जी, रिंकू जी, सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि भारत में जो पहली जनगणना आयोजित की गई थी वो 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय है। ऐसे प्रश्न चुपके से एक दो प्रश्न आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, है ना। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में निश्चित तौर पे पूछ लिए जाते हैं कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है, मातृत्व मृत्यु दर क्या होता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं ठीक, तो जितने लोग भी एक वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु की बात बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सॉरी सो ऑप्शन नंबर ए। जैसे बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है अलग अलग परीक्षाओं में, तो अगर किसी वर्ष में जैसे हम मान लीजिए हम आपसे ये कहें कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में भारत में 1000 शिशु पैदा हुए और अगर जो 1000 में से 10 शिशु मर गए तो हम क्या कहेंगे कि शिशु कितने शिशु मर गए? 10 शिशु मर गए। या हम ये कहें कि 100 शिशु मर गए, इसका मतलब कि मृत्यु दर कितनी होगी? 10% होगी। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड। तो 1000 पे गणना की जाती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, है ना। 1000 पे गणना की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति किस राज्य में है? आपको बेसिकली ये यहाँ पे बताना है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए कि भारत में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? कॉमन सेंस लगाइए, उत्तर सही पाएंगे। कॉमन सेंस लगाएंगे तो सही उत्तर पाएंगे। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं आंध्र प्रदेश। अरे यार, आंध्र प्रदेश की जनसंख्या और यूपी की जनसंख्या में आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा है? 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश का। तो इजी सी बात है कि यहाँ पे ही तो अनुसूचित जाति के लोग ज्यादा होंगे ना। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे सभी लोग का यहाँ पे उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और कुल जनसंख्या का लगभग 21% लोग जो हैं वो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं यूपी में, ठीक है। कुल जनसंख्या का लगभग 21% लोग ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में मंदी का संभावित कारण हो सकता है? मंदी का मतलब क्या होता है कि जब मांग और पूर्ति दोनों अपने न्यूनतम बिंदु पे आ जाए, अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा कोई आर्थिक क्रिया हो नहीं, लोग वस्तुओं की ना ही मांग करें, और जब लोग वस्तु की मांग करेंगे ही नहीं तो एक उत्पादक उत्पादन क्यों करेगा? तो ऐसी स्थिति में मांग और पूर्ति जब दोनों अपने न्यूनतम बिंदु पे आ जाती है तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मंदी के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए भाई, मंदी के कारण कौन कौन से हो सकते हैं बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? ए बी काफी विविधता आ रही है, ठीक है। तो जितने लोग भी
बी बोल रहे हैं, क्या आपकी बात सही है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, निवेश दर में वृद्धि नहीं, अगर जो निवेश दर में वृद्धि होगी तो इससे मंदी में थोड़ी आएगी। अगर जो निवेश दर में वृद्धि होगी इससे तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो पूर्ति में भी वृद्धि होगा, इससे तो आर्थिक विकास होगा ना। इससे क्या होगा? इससे देश में आर्थिक विकास हो जाएगा। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी, पहला वाला जो है वो बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है? उपभोग व्यय में कमी। बिल्कुल ठीक है, उपभोग व्यय में कमी, इसका मतलब क्या है कि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को कम कर रहे हैं। जब किसी वस्तु की मांग ही मार्केट में नहीं होगी तो एक उत्पादक उत्पादन क्यों करेगा? अर्थात मांग कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी, और मांग और पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे जाएगा तो अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी। और उच्च कर, उच्च नीति दर, ठीक है, उच्च नीति दर मतलब अगर जो ज्यादा कर की दर लगाई जाती है तो इससे भी क्या हो जाता है? निजी निवेश में कमी आती है, और निजी निवेश में कमी आएगी तो इससे मांग में भी कमी आएगी और पूर्ति में भी कमी आएगी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर 1 और 3 सही है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, चलिए अगला प्रश्न। हाँ, देखिए, एप्लीकेशन की क्लास आज से ही शुरू होने वाली थी, बट कुछ कारणवश हो नहीं पाया। कल से निश्चित तौर पे एप्लीकेशन पे क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। और एक चीज़ मैं और सोच रहा हूँ, जो लोग एप्लीकेशन पे एडमिशन लिए हैं, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को कि यूनिट वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी वहाँ पे मैं करा दूँ। 10 से 15 दिन लगेंगे, 10 से 15 क्लास लगेंगे, 15 नहीं 20 क्लास मान के चलिए। उसमें मैं सोच रहा हूँ कि महामैराथन टाइप की क्लास लेकर के आऊँ, और सारे यूनिट जितने भी 10 से 15 यूनिट आपके होते हैं, सभी यूनिट वाइज प्रश्नों की एक बार डिटेल में हम लोग व्याख्या करके उसको देख लें। जैसे अगर जो हम लोग बाजार की बात करें तो बाजार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के सभी प्रश्नों को यहाँ पे देख लिया जाए, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रश्नों को देख लिया जाए, मुद्रा एवं बैंकिंग को देख लिया जाए, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को देख लिया जाए। तो मैं ये भी जल्द ही अनाउंस करूंगा कि एप्लीकेशन पे ये वाली क्लास कब होगी। एक बार निश्चित तौर पे मैं उसको करवाऊंगा, यूनिट वाइज रहेगा, ताकि जिस तरीके से आपने कोर्स पढ़ा है, थियरी की कोर्स जिस तरीके से आपने पढ़ा है, उसी क्रम में एक तरफ आप थियरी पढ़ें, दूसरी तरफ मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दूंगा, ताकि आपको पता चल पाएगा, आप ये बात समझ पाएंगे कि जो आपने थियरी पढ़ी है उस थियरी से किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं, और इजिली आसानी से सारी चीजें आपकी तैयार होती चली जाएंगी। ठीक है ना? तो परेशान बिल्कुल ना होइएगा, मैं अनाउंस करूंगा इसके लिए। चले, क्या उत्तर होगा? लेकिन ये एप्लीकेशन पे ही क्लास होगी। जो लोग एडमिशन लिए हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, या जो लोग एडमिशन लेंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और बाकी जो लोग अलग से केवल ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक, क्या बोल रहे हैं कि वास्तविक उत्पादन के तीव्र परिवर्तन के कारण यदि मूल्य स्तर बढ़ता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं। एक बार नहीं बहुत बार मैंने आपको बताया है कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है। तो मुद्रास्फीति ये एक इकोनॉमिक्स की भाषा में, इकोनॉमिक्स का ये शब्द है मुद्रास्फीति, लेकिन हम लोग अपने घरों में बोलते हैं इसे महंगाई। ठीक है, महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं। और महंगाई कब आती है? जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, तभी तो हम कहते हैं कि महंगाई आ गई है। आप मार्केट जाते हैं, एक छोटी सी पन्नी में 1000 रुपये का सामान लेकर के आते हैं, घर आते हैं तो कहते हैं यार बड़ी मार्केट में महंगाई बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि वस्तु की कीमतें बढ़ गई हैं, और कीमतें बढ़ गई हैं तो महंगाई बढ़ गई है, और महंगाई को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुओं की मांग है उससे कम वस्तु अर्थव्यवस्था में मौजूद है। जैसे मान लीजिए आपने देखा था कि कोविड के समय में कीवी फल की जो मांग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो प्लेटलेट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अमूमन आप देखते हैं कि कीवी फल 10 रुपये में एक मार्केट में मिल जाता है, लेकिन जब कोविड का समय था तो उसकी इतनी डिमांड बढ़ गई थी कि 50-50 रुपये में वो एक बिक रहा था, अर्थात उसकी मांग बहुत ज़्यादा थी और पूर्ति कम था। तो ऐसी स्थिति में कीमतें बढ़ गई। ठीक है, तो हम कहेंगे कि महंगाई आ गई, और महंगाई आ गई तो उसे इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति बोलेंगे। अगला, कि वह निर्धारित ब्याज दर
जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ओवरसाइट आधार पर चल निधि को अवशोषित करता है वह क्या कहलाता है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो लोग भी अभी तक लाइक शेयर नहीं किए वीडियो को, सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पे वही सारी चीज़ें सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी बोल रहे हैं, ठीक है। और एक बात मेरी ध्यान से समझ लीजिएगा, जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता है, बशर्ते आपका मेहनत और आपका मेहनत और आपका डेडिकेशन जो है वो ये निर्धारित करेगा कि आप जिंदगी में क्या करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं वो मतलब डिमोटिवेट हुए पड़े हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास मोटिवेशन की कमी नहीं। भाई एक लाइन की बात रखिए, एक लाइन की बात समझ लीजिए, जिंदगी में वो आप सब कुछ कर सकते हैं जो चीज़ें आप सोचते हैं, बशर्ते अपने सोच का दायरा बढ़ाइए और मेहनत का दायरा बढ़ाइए। मेहनत से ज़िंदगी में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और एक तरफ ज़िंदगी में बहुत कुछ पाने का प्रयास करिए और दूसरी तरफ कुछ भी खोने से डरिए नहीं, है ना। ज़िंदगी में क्या करना है, एक तरफ बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है और दूसरी तरफ ज़िंदगी में कुछ भी खोने से डरना नहीं है ना। इतना आप कर लेंगे तो ज़िंदगी में निश्चित तौर पे आपको प्रसिद्धि, सफलता, पैसा, सम्मान, आप जितनी भी चीज़ों की का इमेजिनेशन ज़िंदगी में करते रहते हैं ना, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बशर्ते मेहनत करना होगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि वह निर्धारित ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ओवरसाइट आधार पर चल निधि को अवशोषित करता है वो कहलाता है। तो जितने लोग भी आपसे नंबर क्या बोल रहे हैं सर? बी बोल रहे हैं ना, रिवर्स रेपो रेट। सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। बहुत बार मैंने इस बात को बताया है, एक बार नहीं बहुत बार बताया है। एक बार नहीं, मैंने कितनी बार बताया है? बहुत बार बताया। एक बार नहीं बहुत बार बताया। मैंने क्या बताया है? मैंने बताया कि ये हमारे देश का केंद्रीय बैंक है अर्थात आरबीआई है, ये हमारे देश का वाणिज्यिक बैंक है जिससे हम लोग लेन देन करते हैं, और ये रहे हम लोग अर्थात जनता जनता, ठीक है ना। तो जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है और वहाँ पे अल्पकाल या दीर्घकाल की बात नहीं होती है, तो जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तो जो दर वसूल करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बैंक दर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब वाणिज्यिक बैंक के साथ आम जनता लेन देन करती है तो उस पर जो दर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्याज दर बोलते हैं, उसे हम लोग ब्याज दर बोलते हैं। लेकिन जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देती है, अल्पकाल के लिए ऋण देती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट, रेपो रेट बोलते हैं। और जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्पकाल के लिए ऋण देती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट। अब देखिए, अगर जो एक बार थियरी आप इसकी पढ़ लिए है ना, तो निश्चित तौर पे कभी भी कोई समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि इतना आसान तरीके से मैं इन सारी चीज़ों को एप्लीकेशन पे एक बार नहीं अनेकों बार कराता हूँ कि एक बार ठीक से थियरी पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पे कहीं कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन एवं रोजगार पारंपरिक सिद्धांत की एक मान्यता नहीं है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, तो जितने लोग भी अब रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत अगर जो आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे, हमने बहुत बार आपको बताया है। उसमें ये लोग क्या कहे थे भाई, क्या क्या मान्यता था? तो कहा गया ना कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, अर्थात प्राकृतिक और भौतिक संसाधन का प्रयोग करके हम उत्पादकता को अधिकतम कर चुके हैं, उत्पादन को और ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब किन साहब आते हैं तो इसी बात पर इनकी आलोचना करके स्फीतिक अंतराल की बात कर देते हैं, ठीक है। श्रम की
पूर्ण रोजगार की बात करते हैं, श्रम की एकरूपता की भी बात करते हैं, और मुद्रा की मात्रा दी गई है इसकी भी बात करते हैं। लेकिन मजदूरी और कीमतों को उन्होंने स्थिर नहीं माना था, मजदूरी और कीमतों को उन्होंने परिवर्तनशील माना था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि किन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए कौन सी एक बात सत्य नहीं है। किन्स के रोजगार सिद्धांत की कौन सी बात एक सही नहीं है, बताइए। इजी सी बात है। अब देखिए यही बात है, थियरी पढ़े हैं तो ये बच्चों वाला प्रश्न है, छोटा सा बच्चा भी बताएगा। क्योंकि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे ना, उनकी आलोचना बहुत किन्साफ की है, कई जगहों पे की है, एक जगह नहीं अनेक जगहों पे की है। और हालांकि जो आलोचना किए हैं वो तर्कसंगत भी किए, ठीक है। क्योंकि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, मतलब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है या नहीं है। अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का प्रयोग करके हम उत्पादन को अधिकतम कर चुके हैं, अब उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन किन्स साहब आते हैं और स्फीतिक अंतराल की अवधारणा देते हैं, कहते हैं भैया ठीक है आपने पूर्ण रोजगार प्राप्त कर लिया है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि करने से तो आप रोकेंगे नहीं ना, जनसंख्या बढ़ने से तो रुक नहीं सकता है। तो जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो जो आपका उत्पादन है, चूंकि अब पूर्ण रोजगार की स्थिति है, तो वहां पे उत्पादन की मात्रा आपकी क्या हो चुकी है, स्थिर हो गई है, उत्पादकता को और नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि होगी तो इससे मांग बढ़ेगा, लेकिन पूर्ति में वृद्धि नहीं हो पाएगी, ठीक है। मांग बढ़ेगा लेकिन पूर्ति में वृद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रचलित मजदूरी पे कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी उनको कार्य नहीं मिल पाता है। किन्स साहब किसकी बात करते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी की बात करते हैं। किन्स साहब किसकी बात करते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि भैया अनैच्छिक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जहां पे एक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पे कार्य करने के लिए तैयार होता है, लेकिन फिर भी उसे कार्य नहीं मिलता है, तो इस प्रकार से उत्पन्न बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा। अगला, एक सेकेंड, कि भारत में राजकोषीय संकट शब्द मुख्य रूप से संदर्भित करता है। राजकोषीय संकट शब्द किसको संदर्भित करता है भैया। जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ईच एंड एवरी डे आप लोगों की क्लास होती है, रोज क्लास होती है शाम को 7 बजे से 7:10 पे मैं लगभग लाइव आ जाता हूँ, ठीक है ना। 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं और कोई, बताइए भाई। बी सभी लोग बोल रहे हैं, सब भी बोल रहे हैं, सब भी बोल रहे हैं। तो जितने भी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा कि भारत में राजकोषीय संकट शब्द मुख्य रूप से बाह्य ऋणग्रस्तता में अभूतपूर्व वृद्धि को बताता है, ठीक है। हम कहते हैं ना, जिससे अभी आपने देखा श्रीलंका दिवालिया हो गया, हम आपने न्यूज में सुना ही होगा कि श्रीलंका जो है वो क्या हो गया, दिवालिया हो गया, श्रीलंका में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने की करार पे है, पाकिस्तान में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। अभी हमने बांग्लादेश के बारे में भी सुना था। तो ऐसा क्यों होता है, ये तब होता है जब आप ऋण पे ऋण, ऋण पे ऋण, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज लेते हैं और आप कर्ज चुका नहीं पाते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, राजकोषीय संकट बोलते हैं। तो भारत में राजकोषीय संकट शब्द मुख्य रूप से संदर्भित करता है बाह्य ऋणग्रस्तता में अभूतपूर्व वृद्धि, मतलब जो पहले वृद्धि न हुई हो उससे ज्यादा वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि दिसंबर 2017 तक भारत में गैप दे दिया गया है, जीएसटी पंजीकरण कर्ताओं की संख्या होने का अनुमान लगाया गया है। थोड़ा मिसप्रिंट है बट कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। क्या उत्तर आ रहा है भाई। वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर
वस्तु एवं सेवा कर। कोई कह रहा है सर जी भारत भी तो कर्ज में डूबा है। देखिए भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो पता है क्या है? भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो 140 करोड़ की जनसंख्या है। आप अपने घर में एक रबड़ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो भी चीन से आ रहा है। आप सैकड़ों वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत ऐसे कम वस्तुएं हैं जो आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था से आती हैं। ठीक है, तो विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो न चाहते हुए भी भारत की तरफ आकर्षित होती हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार देता है, 140 करोड़ की जनसंख्या है, सैकड़ों वस्तुओं का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, जो रोजगार प्राप्त है उसको भी, जो बेरोजगार है वो भी। तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है ना। चलिए क्या उत्तर आएगा भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। 9.8 मिलियन, 10 मिलियन की बात की गई थी, सरकार के द्वारा कहा गया था, लेकिन 9.8 मिलियन जो होगा वो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जीएसटी की कितनी दरें प्रचलित हैं? तो 4 दरें प्रचलित हैं। ठीक है, कौन कौन सी? अब कहीं पे 5 दरें दिया जाता है, कहीं पे 4 दरें। तो एक 0% हो गया, एक 5% हो गया, एक 12% हो गया, एक 18% हो गया, एक 28% हो गया। ठीक है, तो जीएसटी की ये 5 दरें प्रचलित है। सबसे कम अगर जो ऑप्शन में 0 दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो सबसे कम 5% और सबसे ज्यादा 28%। अगला कि वित्तीय घाटे की पद्धति भारत में इस दिन से बंद कर दिया गया। वित्तीय घाटे की पद्धति भारत में बंद कर दिया गया। कब से बंद कर दिया गया भाई? बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये ठीक है, ये स्मरण वाला प्रश्न है, आराम से देख लीजिएगा। वित्तीय घाटे की पद्धति भारत में बंद कर दिया गया 1 अप्रैल 1997 से। ठीक है, 1 अप्रैल 1997 से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। वित्तीय घाटा कब होता है? सरकार की जब आय कम प्राप्त होती है और सरकार जब व्यय ज्यादा करता है। अगला कि भारत में घाटे के वित्त पोषण का उपयोग गैप के लिए संसाधन जुटाने के लिए किया जाता है। चलिए कमेंट करके बताइए। और ये आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। जैसे आपको उत्तर प्रदेश में जितनी भी टीचिंग एग्जाम होता है उसके अलग अलग बैच है, बिहार के अलग अलग बैच है, झारखंड के अलग अलग बैच है, उत्तराखंड का अलग अलग बैच है, मध्य प्रदेश का अलग अलग बैच है, यूजीसी नेट, सभी बैचेज आपको मिल जाएंगे। आपको वहाँ पे कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है आपके सिलेबस के अनुसार, सिंपल सटीक साधारण भाषा में। कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें दी जा रही हैं। बस ईमानदारी और मेहनत से इन सभी कंटेंट को आप एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलता है। और अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? तो अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि घाटे की वित्त व्यवस्था की बात हो रही है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब ये होता है कि सरकार की जो आय होती है ना, सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करता है। ठीक है, अपनी आय से ज्यादा सरकार अर्थव्यवस्था में व्यय करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ सके। अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो इससे एक तरफ मांग बढ़ेगा और दूसरी तरफ पूर्ति बढ़ेगी, तो मांग और पूर्ति दोनों सुचारू रूप से आगे बढ़ने लगेगा तो देश क्या करेगा? आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। आर्थिक विकास के पथ पे क्या हो जाएगा? अग्रसर हो जाएगा।
तो भारत में घाटे के वित्त पोषण का उपयोग विदेशी ऋण को कम करने के लिए थोड़ी किया जाता है, आर्थिक विकास के लिए किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत में पूंजी निर्माण में सबसे अधिक योगदान देता है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत में पूंजी निर्माण में सबसे अधिक योगदान देता है? तो ये तो इजी सी बात है भाई, भारत क्या है? भारत एक गांव का देश है और अभी भी हमारी कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग गांव में रहता है, तो क्या हो जाएगा? घरेलू बचत, इजी सी बात है। अगला, बराबरी का शुल्क क्या होता है? बराबरी का शुल्क क्या होता है? और तफरी और मस्ती थोड़ा कम करिए, है ना, तफरी मस्ती कम करिए। अभी 2-4 साल बीत जाएगा, फिर तफरी मस्ती करने लायक माइंडसेट बचेगा नहीं। पढ़ाई लिखाई करने आए हैं, पढ़ाई लिखाई करिए, ठीक है। मस्ती और तफरी करने के लिए पूरी जिंदगी बची, ये उम्र गुजर जाएगा, सफलता हाथ नहीं लग जाएगी, नहीं लगेगी, तो बुढ़ापा कैसे बीतेगा? हाँ, बुढ़ापा कैसे बीतेगा भाई? अभी तो युवा हैं, तो पैसा कमा ही नहीं पा रहे, तो बुढ़ापा आ जाएगा तो कौन नौकरी देगा? कौन नौकरी देगा बताइए? तो जब तक युवा है खूब प्रयास करिए। क्या क्या उत्तर आ रहा है? बराबरी का शुल्क का मतलब क्या होता है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा, कि आयात करने वाले देशों ने लगाया गया आयात शुल्क या सीमा शुल्क लगाना, जिससे इमदादी निर्यात उत्पाद का कम किया जा गया मूल्य या प्रतिलोभन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आयात पर सरकार शुल्क लगाती है जिससे कि आयातों को कम किया जा सके। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, किससे संबंधित है? आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है बताइए? ये कमेटी कब प्रकाश में आई थी? 1993 में आई थी, 1993 में आई थी, और इसका संबंध किससे था? बीमा क्षेत्र में सुधार से, ठीक है ना। तो ये जितनी भी कमेटियां गठित की गई थी वो सारी कमेटियां इसलिए गठित की जाती है, जैसे आप वर्मा कमेटी पढ़ते हैं, जैसे आप नाबार्ड के लिए शिवरामन कमेटी पढ़ते हैं, जैसे आप यहाँ पे मल्होत्रा कमेटी बीमा सुधार से पढ़ रहे हैं। तो ये जितनी भी कमेटियां बनाई गई वो सरकार के द्वारा ये कमेटी इसलिए बनाई गई कि ये कहा गया कि कोई एक अच्छे विद्वान को सरकार के द्वारा पकड़ा जाता है, हो सकता है कि वो न्यायाधीश हो सकता है कि वो सामाजिक रूप से सामाजिक कार्यकर्ता हों जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में लगा दिया हो। इनको सरकार अपने पास बुलाती है, कहती है भैया देखिए आप एक कमेटी बना लीजिए, आप अध्यक्ष हो जाइए, 2-4 सदस्य चुन लीजिए और आप हमें बताइए कि बीमा क्षेत्र में हम कैसे सुधार कर सकते हैं। तो ये कमेटी बनती है और फिर ये कमेटी अपनी सुझाव सरकार को देती है। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि इस कमेटी के सुझाव को सरकार माने कि ना माने, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की गैर ऋण प्राप्तियों में कौन सा सम्मिलित है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? भारत सरकार के गैर ऋण प्राप्ति मतलब सरकार के ऐसे आय जो ऋण के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, वो कौन से?
ऐसे आय, गैर ऋण प्राप्ति का मतलब क्या होता है? सरकार के ऐसे आय, सरकार का ऐसा आय जो ऋण के माध्यम से नहीं प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है। बताइए सर क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग यार लाइक शेयर तो कर दीजिए, इतने सारे लोग जुड़े हैं, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो भारत सरकार के गैर ऋण प्राप्ति, ठीक है, अर्थात सरकार का ऐसा आय जो ऋण के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है। तो कर राजस्व, तो सरकार जो कर वसूलती है वो सरकार का ऋण थोड़ी होता है। जो सरकार आपसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लेती है वो ऋण थोड़ी होता है, सरकार को वापस थोड़ी आपको लौटाना होता है। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गैर कर राजस्व, जिसमें क्या आता है? फीस आता है। जैसे आप सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि आपसे फीस वसूली जाती है, ठीक है। जब आप ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो आपसे डीएल का फीस लिया जाता है। ऋण की वापसी, ये भी ऋण की वापसी, अमेरिका से हम ऋण लिए हैं, उनको हम ऋण वापस दे रहे हैं, तो ये ऋण थोड़ी फिर दोबारा हम प्राप्त कर रहे हैं, ये तो वापसी कर रहे हैं। और विनिवेश प्राप्तियां, ये भी क्या होती हैं कि ये भी ऋण के द्वारा नहीं प्राप्त होती हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे कि सर जी ए बी सी डी सभी लोग का उत्तर ठीक है। अब देखिए कुछ लोग इस प्रश्न को पता है सी कर रहे हैं। सी क्यों कर रहे हैं? ऋण की वापसी, ऋण की वापसी मतलब जैसे हमने अगर जो ऋण अमेरिका से लिया है तो हम अमेरिका को ऋण दे रहे हैं, तो ये तो हमारी देनदारी हुई ना, ये हमारी प्राप्ति थोड़ी हुई। हमारी ये देनदारी हुई ना, ये हमारी प्राप्ति थोड़ी है। यहाँ पे प्राप्ति पूछ रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और कहीं भी जाइएगा नहीं, थोड़ा बहुत हम लोग बात भी करेंगे। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और अलग अलग बैच में आपको एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सभी कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में आपको टीआरई का बैच मिल जाएगा, बिहार में आपको सेट और बेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में आपको लेक्चरर का बैच मिल जाएगा, उत्तराखंड में एलटी का बैच मिल जाएगा, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट का बैच मिल जाएगा आपको। ये सब अलग अलग बैच हैं। झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास मिल जाएगी। एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए भी आपको बैच मिल जाएगा। और इन सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार सभी कंटेंट दिए जा रहे हैं, सिंपल सटीक साधारण भाषा में। जैसे कि आपको यहाँ पे कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है आपके सिलेबस के अनुसार। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार अगर जो ठीक से क्रम से आप थियरी को पढ़ लेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जिंदगी में दोबारा गलती नहीं होगी, अगर जो ठीक से आप पढ़ लिए। साथ ही साथ आपको नोट्स भी दिया जा रहा है। आप एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, आपको करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कम समय में बेहतर ढंग से इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर जो बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो वर्तमान में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ अगर जो कोई नई वैकेंसी भी आती है और उसके लिए भी आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं
वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम के लिए आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलेंगे हम लोग कल एप्लीकेशन पे दिन में, और फिर मिलेंगे यूट्यूब पे कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार, धन्यवाद।